नमस्कार पशुपालक किसान भाइयों, आप सभी का ई डेयरी नेशन चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। आज हम मुलाकात करेंगे पीएचडी होल्डर सुनील जी से, जो यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के साथ साथ अपने गांव में डेयरी फार्मिंग और पिग फार्मिंग कर रहे हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं सुनील जी से और जानते हैं उनके डेयरी फार्म के बारे में। डॉक्टर सुनील बेंदा, गांव काबरेल, और एट प्रेजेंट मैं ओम यूनिवर्सिटी हिसार में, ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी हिसार में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रहा हूँ। फार्म की शुरुआत सर अपन की है लगभग दिसंबर 2020 में। तो ये अपने पड़ोस में भी एक दो फार्म इस टाइप से चल रहे थे, तो उन्हीं को देख के अपने बड़े भाई हैं विनोद बेंदा, उनको ये आइडिया आया कि कुछ अलग से, जैसे गवर्नमेंट की अपनी स्कीम चल रही है स्वरोजगार के ऊपर, और इस टाइप से फिर हमने शुरुआत की है अपने पशु फार्म से। अब जानते हैं कि उनके डेयरी फार्म में कौन सी नस्ल की गाय है और उनका दूध उत्पादन कितना है। अगर ब्रीड की आप बात करें तो ब्रीड अपने पास ये जो गायें हैं आप दिखा सकते हो, इनको साहिवाल नस्ल की गायें हैं, और मोस्टली तो अभी साहिवाल ही है, ठीक है। और उसके बाद अलग ब्रीड की बात करें तो गिर नस्ल भी है, और बेसिकली जो है वो साहिवाल नस्ल की गायें हैं अपने पास। संख्या की अगर आप बात करें तो संख्या ये मान के चलिए ये तकरीबन 7 से 8 गायें हैं अभी अपने पास। एक स्मॉल स्केल के ऊपर काम शुरू किया है। दूध देने वाली गायें अपने पास ये मान के चलिए 7 गायें हैं अभी फिलहाल जो दूध दे रही है। बाकी गायें गाभिन हैं। एक गाय अभी रिसेंटली जो है गाभिन है, वो 10-15 दिन में ब्याने वाली है। दूध अगर प्रोडक्शन की इनकी बात करें आप तो ये मान के चलिए एवरेज है। जैसे एचएफ का तो दूध होता है काफ़ी ज़्यादा, इनकी अगर दूध की बात करें क्वालिटी इसमें अच्छी है। जो असनफ की बात करें या फिर आप फेंट की बात करें तो वो काफ़ी अच्छा है। बट दूध की जो कैपेसिटी है, क्वांटिटी है, वो थोड़ा कम रहती है इनमें। 14 से लेकर 16 लीटर पर गाय पर डे इनका है। और जो दूध सप्लाई की बात है तो अभी तो हम गाँव में दे रहे हैं डेयरी में, और उनकी रेट है लगभग 30 से लेके 35, कभी 30 रुपये, कभी 32 रुपये, कभी 35 रुपये तक इनका दूध चला जाता है सभी का। और टोटल अगर दूध की प्रोडक्शन की बात करें तो जैसे 2 गाय मैंने आपको गाभिन बताई है, तो 5 गाय हैं, तो अप्रोक्सीमेटली इनका 60 kg के आसपास इनका दोनों टाइम से दूध चला जाता है। तो चलिए अब सुनील जी से जानते हैं उनके फार्म के एरिया और शेड के बारे में। एरिया है जी अपना, इसकी लेंथ की अगर बात करो तो आप 60 फीट की इसकी लंबाई है, और तकरीबन 40 फीट का इसका चौड़ाई है। तो आधा इसमें खाली है, आधा इसमें ये कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। कंस्ट्रक्शन के पीछे वजह ये है कि जैसे धूप है या सर्दी है तो चरने वगैरह के लिए तो है अंदर। और अगर इस बेसिकली ब्रीड की आप बात करो तो ये ब्रीड लेके आए हैं हम बीकानेर से। तो वहाँ अगर इसकी क्लाइमेट की और इनकी कंडीशन की बात करें आप रहने की, तो वहाँ तकरीबन इनको रखते हैं वो जैसे अपने खुले मैदान में। तो इस वजह से ये आधी खाली जगह छोड़ी हुई है, तो इनको ज़्यादा सा वो नहीं है कि आप 24 घंटे बांधे रखोगे। इनको जैसे दूध निकाला उसके बाद इनको फ्री कर दो, आप अपने आप बैठे रहेंगे और पानी भी अपने आप पी लेंगे। उसमें ये उस इन्वायरमेंट में ज़्यादा अपने आप को कन्वेंट मानते हैं। शेड का सर बात ऐसे है कि शेड आप बना सकते हैं। तो शेड आप बनाए तो बेसिकली आप ये जो हमने बनाया है अपने हिसाब से तो हमने अच्छा बनाया है, क्योंकि इसमें एक चीज़ें हैं, जितना आप बिल्डिंग मटेरियल का यूज़ कम करेंगे उतना ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि जैसे गर्मी का मौसम है, अब ये बांस और पट्टी जो लगाई है ये गर्मियों में ठंडा रहेगा और सर्दियों में गर्म रहेगा। डिस्टेंस इसका जैसे आप देख रहे हो लगभग ये अप्रोक्सीमेटली है 12 फीट का। तो मैक्सिमम जो पशु की हाइट है वो आपकी आएगी 6 से 7 फीट पर। तो आपके लिए 2 या 3 फीट का स्पेस बचेगा। स्पेस के बाद जैसे ये इनका वेस्टेज निकलने के लिए ये एक बना दिया, इनका वेस्टेज जो है वो यहाँ निकल जाएगा। और सर्दियों में कल को जैसे इसको कवर भी करना होगा तो आराम से आप कवर कर सकते हैं, पशु भी आपका आराम से रहेगा और वो कवर अप भी हो जाएगा। अगर बात गर्मियों की है तो गर्मियों में आप वो पर्दे वगैरह जो भी लगेंगे वो हटा सकते हैं। हाइट इसकी कम से कम आप रखो 11 से 12 फीट, ताकि अगर कल को गर्मियों में इसके ऊपर पंखे भी लगाने पड़े तो उसमें दिक्कत ना आए आपको।
इस हिसाब से मैनेजमेंट है वो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसके ऊपर छत के ऊपर इसके मिट्टी है ताकि हीट ज़्यादा ना हो और सर्दी का भी असर इसमें ज़्यादा ना हो। तो बेसिकली अगर आप पशुओं के लिए बना रहे हैं तो इस हिसाब से मैनेजमेंट करेंगे वो सबसे एप्रोप्रिएट रहेगा इसके लिए। लागत की अगर बात करें तो लगभग बांस की जो कीमत है वो 75 रुपये से लेकर 85 रुपये पर बांस के होते हैं और ये लगभग लगेंगे आपके आधा फीट के ऊपर एक लगेगा। तो आप देख लीजिए अगर 60 फीट है तो इसमें आपके लगभग 120-130 तो बांस लगेंगे। फिर आपकी गाटर है और है, ये आप मान के चलिए जो 60-40 का अपना ये एरिया है, इस एरिया में 3 से 3.5 लाख रुपए विद लेबर इसका एक्सपेंसेस है। अब जानते हैं सुनील जी के डेयरी फार्म की दिनचर्या। दिनचर्या ये है सर कि लगभग ये मान के चलिए आप सुबह 5 बजे से शुरू हो जाती है। 5 बजे उठने के बाद इनको जैसे चारा वगैरह डाल दिया, उसके बाद जैसे दूने का टाइम आता है इनका 6 बजे के आसपास, तो 6 बजे इनको जो भी इनकी चाट वगैरह है वो डाल के दूध निकाल लिया। उसके बाद इनको खुला छोड़ दो, अपने आप घूमते रहेंगे, उसी में खुश हैं और एकजुट होकर रहना ये ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप बांध देंगे तो उसमें इनकी दूध की लिमिट भी घटेगी और ये अपने आप को थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं उसमें। उसके बाद ये सारा दिन अपने जैसे भी इनको जो चीज़ सुटेबल लगे वो अपना खा लिया पी लिया और धूप में बैठो या छाँव में बैठो। फिर शाम को इनका टाइम स्टार्ट हो जाता है 4 बजे। 4 बजे इनको चारा वगैरह डाल दिया और 6 बजे वापसी फिर इनका दूध का टाइम होगा। दूध निकालने के बाद फिर इनको अपने आप खाली छोड़ दो, अपने आप बैठे रहेंगे। अब सुनील जी से उनके फार्म मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं, किस प्रकार वह गाय और काफ की मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट का तो ऐसा है जी, पानी पहला मैनेजमेंट तो होता है सबसे पहले पानी का ही। पानी आप साफ़ सुथरा रखो और उसमें टाइम टू टाइम अगर थोड़ा बहुत कुछ मिनरल मिक्सर वगैरह डालना है तो आप डालते रहो। दूसरा मैनेजमेंट आ जाता है इसका चार्ट का, ठीक है। तो चार्ट आप जो डाल रहे हैं तो मैक्सिमम तो आप कोशिश करिए तो कि उसमें आपका ग्रेन्स हो, ठीक है। जैसे आप गेहूं है, बाजरा है, और चीज़ों के बजाय आप इनको प्रेफर करो और इसमें हो सकता है तो थोड़ा थोड़ा आप मिनरल मिक्सर भी डालते रहें ताकि जो पशुओं में बार बार ये दिक्कत आती है रिपीटर की या फिर दूध की, या जैसे थनैला रोग भी आजकल काफ़ी स्किन डिजीज़ भी चल रही है, तो उसमें ये काफ़ी सहायक सिद्ध होती है। उसके बाद आप उसमें कर सकते हो, आपका पानी का प्रबंध हो गया, उसके बाद चाट का हो गया और खाने पीने के लिए साफ़ सुथरी चीज़ें आप इनको देते रहो तो आपकी जो आउटपुट है वो ठीक से निकल के आएगी। ज़्यादा कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है। एज ए फार्मर मैं जो चीज़ मानता हूँ कि आप अगर जैसे बाजरा और गेहूँ, ठीक है, इनके साथ अगर मिनरल मिक्सर दे रहे हो तो आप अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे इससे। मैनेजमेंट का जैसे इन पशुओं को आप अलग रख रहे हैं, साहिवाल नस्ल की, जैसे मैंने आपको बताया कि बीकानेर से स्पेशली इनको लेके आए हैं, तो इनका इन्वायरमेंट और इनके जो कल्चर की बात करें तो कल्चर में इनके यही है कि ये खुला रहना पसंद करेंगे। इसी वजह से अगर ये पशु खुले हैं तो इन बच्चों के लिए भी एक अलग से सेपरेट बनाया हुआ है ताकि ये बच्चे भी खुले रहें और उस चीज़ से इनको तकलीफ़ ना हो। जैसा इनको वहाँ इन्वायरमेंट मिल रहा था वैसा ही इन्वायरमेंट देने की अपनी तरफ से कोशिश की गई है, क्योंकि अगर ये खुली नहीं रहेंगी तो फिर इनके दूध में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, दूध ये कम कर सकते हैं उस वजह से। तो तब करके इनका सेपरेट कर दिया, ये बच्चे भी इनके अपना जो फ्रीडम के साथ रहेंगे और अपनी गायें भी फ्रीडम के साथ रहेगी, तो इसमें ये अपने आप को काफ़ी सहज महसूस करती है। फिर प्रेग्नेंट कैटल की मैनेजमेंट भी दूसरी गायों से अलग होती है, तो चलिए जानते हैं सुनील जी से प्रेग्नेंट कैटल की मैनेजमेंट कैसे करते हैं। प्रेग्नेंट के लिए सर आपको ये करना पड़ेगा कि एक तो उसको अलग रखो बाकी पशुओं से। कई बार क्या है कि पशु आपस में इनका थोड़ा बहुत वो हो जाता है लड़ना झगड़ना, तो कहीं उसको कोई मिस हैपनिंग आपके साथ ना हो जाए, तो उसके लिए आप उसको अलग से रखो। थोड़ा सा उसको जो आप फीड वगैरह दे रहे हो उसमें थोड़ा सा आप क्वालिटी बढ़ाइए उसकी, जैसे आपने कैल्शियम दे दिया, मिनरल मिक्सर, या थोड़ा सा स्पेशल चार्ट शुरू कर दीजिए उसको, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके जो मिल्क प्रोडक्शन है उसी में जाएगी। तो थोड़ा सा उसके लिए आप सेपरेट से अरेंजमेंट करेंगे तो काफ़ी बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा उसमें। अब सुनील जी से जानते हैं कि वो अपने फार्म में फीड मैनेजमेंट कैसे करते हैं। डाइट प्लान ऐसा है सर, इनका थोड़ा सा अलग रहेगा अपने यहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से।
बेसिकली वहाँ तो इनको ज़्यादा देते हैं, ये मोस्टली आपके जैसे मूंग की चूरी है या फिर मोठ की चूरी है वो, बट आप इनको साथ में डालते हैं जैसे मक्की है और अपनी गेहूँ, बाजरा, इनको इकट्ठा खुद बनवा के लेके आते हैं अपन, ठीक है। और डाइट चार्ट की बात करें तो लगभग 5 से 6 किलो पर गाय के हिसाब से, यानी कि अगर टाइम से आप बात करें तो 2.5 से 3 किलो पर टाइम के हिसाब से इनकी डाइट रहती है। बाकी खाने में कुछ इनका ज़्यादा नहीं है, खाने में ये सूखा खा के ज़्यादा खुश हैं, जैसे मूंगफली का आपका चारा है या फिर आपका तूड़ी है, और या उसके बाद अगर आप बात करें तो पराली को भी बड़ा शौक से खाती हैं। हरे चारे में तो आप जैसे सीज़न के हिसाब से है, सीजनली अभी जैसे बरसीम है और उसके बाद जवार है। बाकी हरे चारे में ज़्यादा कंफर्ट नहीं है, ये सूखा खा के ज़्यादा खुश हैं। उसमें चाहे आप पराली इनको डाल दीजिए या फिर जैसे आपका मूंगफली का जो चारा होता है वो डाल दीजिए, उसमें ज़्यादा खुश हैं। मिनरल मिक्सर की बात करें तो जैसे मिनरल मिक्सर आता है इनके लिए, सबसे बेस्ट क्वालिटी का तो जो माना जाता है वो हिमालयन का है, वो आप डाल सकते हो, या किसी भी टाइप का मिनरल मिक्सर, या फिर आप साथ में ये कर लीजिए जैसे आप जो इनको चाट दे रहे हो तो उसमें आप थोड़ा बहुत नमक डाल दिया, उसमें जैसे ब्लैक साल्ट है वो डाल दिया, या सिंपल साल्ट भी डाल सकते हो, ताकि थोड़ी बहुत जो दिक्कत वगैरह है वो इनमें नहीं आएगी। हाँ, कैल्शियम तो ऐसा है सर, कैल्शियम तो आप टाइम टू टाइम इनको देते रहिए, क्योंकि जो दुधारू पशु है उसमें मोस्टली जो दिक्कत आती है वो कैल्शियम की आती है। कैल्शियम की कमी है वो ऊपर से आपको दिखाई नहीं देगी, जो बच्चा है या फिर पशु है वो अंदर से कमज़ोर होता जाएगा, तो उसको टाइमली आप कैल्शियम तो देते रहिए, तो वो आपका जो रिप्रोडक्शन में है वहाँ भी काम करेगा, दूध में भी काम करेगा, और पशु के ऊपर जो पशु के स्किन में दिक्कत नहीं आएगी, और जिस टाइप से पशु की है वो ग्रोथ प्रॉपर चलती रहेगी। तो कैल्शियम तो आप प्रॉपर उनको देते रहिए। अब जानते हैं कि फार्म में उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप डिफ़िकल्टी की बात करें तो डिफ़िकल्टी में आप ये देख सकते हैं कि जैसे अभी फ़िलहाल एक बीमारी चली हुई है, इनमें डिजीज़ है, वो है तो एक्चुअली सेकंड डिजीज़। अगर उसका टाइम पर आपको थोड़ा सा देखना रहेगा, उसका टाइम पर अगर आप मैनेजमेंट नहीं कर पाते तो वो डिजीज़ हो सकता है कि पशु को जान भी ले सकती है वो, तो सभी पशुओं में आई हुई थी। तो एक तो आप टाइम टू टाइम जो भी वेटरनरी सर्जन हैं उनसे राय लेते रहिए, जैसे अपने मुंह खुर की बीमारी है या फिर अभी जो स्किन डिजीज़ आई हुई है या थनैला रोग है, तो एक तो आप जैसे ही आपने पशुओं का दूध निकाल लिया तो उसके बाद एक लाल दवाई आती है, वो थनों के ऊपर आप मार दीजिए, ताकि उनके उसकी वजह से कोई जैसे वायरस वगैरह है, जैसे ही आप दूध निकालेंगे तो उसके बाद क्या है कि उसका मुंह खुला रहता है, ठीक है। आपने लाल दवाई यूज़ कर दी तो वो वहाँ से कोई वायरस उसके अंदर नहीं जा पाएगा। और एक दूसरी सबसे बड़ी चीज़ साफ़ सफाई की आपको ध्यान रखनी है। खाने पीने का ध्यान यूँ रखना है कि जैसे कोई पशु आपका ये ना हो कि वो बार बार रिपीटर में जा रहा है, या फिर जैसे 4-5 महीने बाद अगर कोई पशु बच्चा गिरा रहा है तो वो थोड़ा सा आपको खाने पीने का देखना पड़ेगा उसमें। अगर ये चीज़ें थोड़ा सा आप ठीक से मैनेज नहीं करते तो आपको दिक्कत आ सकती है उसमें। इन चीज़ों पर प्रॉपर आप फोकस रखें मेनली, कि अगर पशु में कोई आपको दिक्कत नज़र आ रही है तो आप वेटरनरी की सलाह लीजिए और उनसे टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट करवाते रहिए। अगर आप ट्रीटमेंट में देरी करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। हाँ, जैसे मैं आपको बता रहा था स्किन डिजीज़ के बारे में, तो अभी रिसेंटली एक इनमें डिजीज़ आई हुई है जो पूरे पशु के ऊपर आपको दिखाई देगी। आप अगर इस गाय के ऊपर देखेंगे या उस पर देखेंगे तो इसमें यही है, अगर आप टाइम से ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, जैसे इस टाइप से फोड़े बन के और ये जगह जगह थोड़ा घाव हो जाते हैं, अगर इनको आप टाइमली पहचान पाएंगे तो ये दिक्कत आने से आप बच सकते हैं। इसमें क्या है, पशु को काफ़ी हद में इसको दर्द होता है, तो दर्द की वजह से आपको दूध में भी दिक्कत आएगी और पशु में आगे और भी दिक्कत आ सकती है। तो इस वजह से जो पशुओं का है वो प्रॉपर आप देखभाल करें, देखभाल करेंगे तभी आप ट्रीटमेंट कर पाएंगे और बच्चों जो आपके पशु हैं उनको नुकसान से बचा पाएंगे। तो थोड़ा सा वो ख्याल रखना आपको जरूर ही रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं सुनील जी से एनिमल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। वेस्टेज की जहाँ तक बात है, वेस्टेज तो आप इनका इकट्ठा कर लीजिए, और जैसे अभी अपने गवर्नमेंट भी इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही है कि आप पेस्टिसाइड कम यूज़ करिए, फर्टिलाइज़र कम यूज़ करिए, तो आप अपने खेतों में आराम से इसको डाल सकते हैं।
काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र से कई गुना बेहतर इसके रिजल्ट मिलेंगे। इनको आप इकट्ठा कर दो, थोड़े टाइम में ये थोड़ा सा डिकम्पोज होके और बढ़िया से इनकी खाद बन जाएगी, तो अपने खेतों में डाल दो, तो वो आपको प्रोडक्टिविटी में भी काम करेगी और फर्टिलाइज़र के तौर पर भी काम करेगी। और अगर एक्सेस मात्रा में आपके पास वेस्टेज है तो लगभग ट्राली के हिसाब से गांव में बाकी लोग भी इनको खरीद लेते हैं। तो वेस्टेज की तो खपत है, वेस्टेज में कोई दिक्कत नहीं। अब हम जानेंगे लेबर मैनेजमेंट के बारे में। लेबर का असर ऐसा है कि लेबर आप ये मान के चलिए 10 पशुओं पर एक बंदा तो आपको चाहिए ही चाहिए। जैसे हमारे ये हैं सुनील, तो इन सभी पशुओं की देख रेख जो है वो सुनील ही करेगा। 10 पशुओं पर एक बंदा तो आपको चाहिए, तभी आप ठीक से देखभाल कर पाएंगे। अगर 10 से ज़्यादा है तो आपको दूसरा बंदा अपॉइंट करना ही पड़ेगा। लेबर की बात है, हमारे ये सुनील करता है यहाँ काम। तो सुबह ये जैसे 5 लगभग 4 या 5 बजे उठ जाता है। तो उठने के बाद इनको जैसे इनको जो भी फूस वगैरह डालना होता है वो डाल के फिर इनको बांध देता है। एक बार ये कुछ खा ले उसके बाद ये दूध का काम अपना शुरू कर देता है। हर गाय को अलग अलग से जैसे चाट डाल दिया और साथ के साथ उसका दूध निकाल लिया। उसके बाद कुछ हरा चारा और डालना होता है तो वो डाल के फिर इनको फ्री कर देते हैं, खोल के छोड़ देंगे। तो उसके बाद पानी वगैरह पीना, अपना बैठना वो अपने आराम से अपने आप कर लेंगे। और शाम को 4 बजे फिर इनका काम दोबारा शुरू हो जाता है। तो कुछ रेस्ट इनको भी मिल जाता है बीच में, और पशु भी ठीक से एक बंदा 10 पशु को हैंडल कर लेता है आराम से। चलिए अब हम जानते हैं कि नेचुरल मेटिंग और एआई के बारे में सुनील जी की क्या राय है। सर एआई की अगर आप करें बात तो उसमें आप आरटी जो आप वेटरनरी से करवाते हैं उसकी बजाय मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा नेचुरल को। क्योंकि जो आर्टिफिशियल है उसमें एक दिक्कत आती है, पशुओं में रिपीटर की भी दिक्कत आएगी और प्रॉपर पता नहीं लग पाता कि पशु हीट में है या नहीं है। अगर आपके पास अच्छे पशु हैं, आपके पास क्वांटिटी है, तो मे भी आपको ये करना चाहिए कि जैसे अगर चाहे आपके पास भैंस है या गाय हैं तो उनके लिए एक अगर आप मेल रख रहे हैं तो वो सबसे ज़्यादा वो रिजल्ट आपको अच्छा देगा। तो उसमें रिपीटर की दिक्कत नहीं आएगी और जो दूसरी टाइप की भी दिक्कतें हैं वो नहीं आएगी। तो इतने पशु जहाँ आप रख रहे हो तो मेरे हिसाब से एक मेल उनके साथ रखना ठीक रहेगा। चलिए अब सुनील जी से जानते हैं कि साहिवाल गाय की पहचान कैसे करते हैं। जो मोस्टली चीज़ें देखने वाली है, एक तो आप देख पाएंगे कि चमड़ी इनकी काफ़ी मोटाई वाली होती है। दूसरा जो ये गर्दन के नीचे इनके है, ठीक है, गर्दन के नीचे ये काफ़ी फैला हुआ मिलेगा आपको जो इसकी खाल है। और फिर जो आप इसमें देख पाएंगे बिल्कुल नीचे इसके सुंडी भी मिलेगी और जो ये आपकी कम्बल के ऊपर थू है ये थोड़ा सा कम मिलेगी बट होगी। और एचएफ में क्या है, एचएफ में ये थू वगैरह ये चीज़ें नहीं होती, वो बिल्कुल फ्लैट होगी। तो इस चीज़ से आप एक तो जो गर्दन के नीचे इसका है, जैसे देसी भाषा में इसको कहेंगे कंबल, और फिर इसकी थू और फिर इसकी जो नीचे सुंडी है वो, ये बेसिकली मेन इसकी पहचान रहेगी। चलिए अब जानते हैं कि सुनील जी की गवर्नमेंट स्कीम और लोन्स के बारे में क्या राय है। देखो जी, जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया है गवर्नमेंट स्कीम का, स्कीमें तो काफ़ी बता रहे हैं, वो भी मैं यही कहूँगा कि बता रहे हैं, बट ग्राउंड लेवल पर मेरे को नहीं लगी कि कुछ नज़र आ रही है। अब जैसे जैसे अगर आप बात करेंगे तो बार बार जैसे स्टेटमेंट भी आती है, नाबार्ड के बारे में आप बात करोगे, पशुपालन विभाग के बारे में बात करोगे, डेयरी फार्मिंग के बारे में बात करोगे, तो नेचुरल सी बात है कि आपको उसमें ये चीज़ें मिलेगी कि जैसे 4 पशुओं के ऊपर है या फिर बकरी फार्म है या पिग फार्मिंग है, इनके ऊपर आपको सब्सिडी दी जाएगी। जनरल कैटेगरी की कुछ कम है और रिजर्वेशन में कुछ ज़्यादा है, तो इस हिसाब से आपको मिलेगी। बट वो ये पता नहीं कि सर मिलेगी कहाँ। मेन जो दिक्कत आती है वो ये आती है। अब नाबार्ड का बोल दिया, नाबार्ड का ये पता नहीं है। अगर आप रूरल एरिया की बात करें तो किसी को ये पता नहीं है किसान भाई को कि नाबार्ड है कहाँ। अगर आप बैंक में जाएंगे तो बैंक में आपको ये दिक्कत आएगी, या तो मैनेजर आपको वहीं डिमोटिवेट कर देगा कि सर ऐसा कुछ स्कीम नहीं होती, आपको कहाँ सब्सिडी मिलेगी, कौन देता है, ये है वो है। तो तरह तरह की बातें होती है उसमें। अगर आप वहाँ से कुछ करवा भी लेंगे तो पता नहीं, एक प्रॉपर कोई काउंटर नहीं है एज सच, जहाँ कोई भी किसान भाई जाके अपनी समस्या बता दे या फिर वो अपना वर्क बता दे कि मैं डेयरी कर रहा हूँ
और मेरे पास इतने पशु हैं तो मेरे को इस टाइप से लोन चाहिए, सब्सिडी मिले या ना मिले कम से कम उसको लोन तो मिले। बट ऐसा कुछ प्रोविज़न मेरे को लगा नहीं। बार बार आती हैं अपने कई बार डीसी साहब की भी स्टेटमेंट आती है, गवर्नमेंट भी बार बार अनाउंस कर रही है कि डेयरी फार्मिंग के लिए स्वरोजगार के लिए जो रोजगार के इच्छुक बच्चे हैं वो आप उसमें जा सकते हैं, आप लोन की स्कीम ले सकते हैं, आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। बट ऐसा सच कुछ है नहीं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर चीज़ें बहुत कम है, बताने को बहुत ज़्यादा है। तो मेनली तो दिक्कत ये आती है कि किसानों के लिए एक कोई प्रॉपर काउंटर हो जहाँ किसान जाके अपना ये बता सके कि फील्ड पर जाके देखिए आप मेरा काम। जैसे आप अपने फार्म की बात करेंगे, सारी चीज़ें अपने हिसाब से वेल सेटल्ड की हुई है, बट फिर भी लोन वगैरह का कोई प्रोविज़न नहीं है। जो जितना किया है अपने दम पर किया है, लोन वगैरह का कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। बैंक में जाओ वो नाबार्ड के पास भेजेंगे, नाबार्ड के पास जाओ वो पशुपालन विभाग के पास भेजेंगे, पशुपालन वाले आपको कहीं डेयरी विभाग में भेज देंगे। बट एक लिस्ट कोई रिजल्ट निकल के उसमें नहीं आता कि किसान गया और उसने बताया कि आप जाके ग्राउंड लेवल पर मेरा काम देखिए और जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसका मेरे को बेनिफिट मिलना चाहिए। वो बेनिफिट आज तक नहीं मिला सर उसमें। अब हम जानेंगे कि फ्यूचर के लिए उनके क्या प्लान हैं। फ्यूचर विजन के बारे में चीज़ें ये रहेगी सर कि जैसे मैं खुद एक डॉक्टरेट हूँ, ठीक है, एमएससी किया, उसके बाद पीएचडी किया। अभी भी मैं जैसे रिसेंटली आपको बताया था ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा हूँ। बट उसके साथ साथ जैसे बार बार चीज़ें उठ रही है स्वरोजगार के बारे में, तो कुछ ऐसा हो कि अपने ऊपर भी बंदा डिपेंड हो, तो ये चीज़ें साथ में कर सकता है। जैसे अपना खेत है तो खेती बाड़ी के साथ आप ये चीज़ें भी कर सकते हो। खेती बाड़ी एक कैश क्रॉप के तौर पर अगर आप देखें तो एवरी 6 मंथ के बाद जो है वो इनकम शुरू होती है उसकी। तो इनकम के लिए आपको बार बार दिक्कत ना आए, उसके साथ आप एक फार्म शुरू कर सकते हैं। तो फार्मरों को बेसिकली मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा इन फ्यूचर के लिए भी कि ज़्यादा डिपेंड आप ये मत रहें कि लोन मिलेगा या उसमें सब्सिडी रहेगी या उससे हम कुछ ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। छोटा कर लीजिए, अपना कर लीजिए, अच्छा करिए, तो आपको इन फ्यूचर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस चीज़ की काफ़ी उम्मीदें हैं, जिसे हमने शुरू किया है। आप कर लीजिए, गवर्नमेंट स्कीम बता रही है तो आप उनका लाभ लेने की पूरी कोशिश करिए। बट कोशिश के साथ आप ये मत सोचिए कि मैं वो लोन लेके ही काम करूँगा। कम कर लीजिए, छोटा कर लीजिए, जैसे हमने अपने 7 पशुओं से शुरू किया है। इसके साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा पिग फार्मिंग भी किया है, छोटा सा काम कर लीजिए, अपना कर लीजिए, अच्छा कर लीजिए। थोड़ा अपने ऊपर डिपेंड रह के करिए, ना कि टोटली आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो आपको इन फ्यूचर हो सकता है काफ़ी दिक्कतें आ जाए। अगर फ्यूचर विजन की बात करें तो सर एक तो हम इसमें क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए अभी जो विज़न है हमारा चल रहा है, पशु बढ़ने के साथ साथ क्वांटिटी तो बढ़ेगी बट क्वालिटी के ऊपर काफ़ी ध्यान है। तो क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करेंगे और पशुओं की क्वांटिटी भी हम धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। इसमें ये हमारा जो फ्यूचर का है वो विज़न रहेगा कि अपने आप को एक मार्केट में एज ए ब्रांड अपने आप को इस्टेब्लिश करने का विज़न रहेगा। जैसा कि सुनील जी ने बताया, डेयरी फार्म के साथ साथ उनका एक पिग फार्म भी है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें ई डेयरी नेशन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।